पिछले कुछ सालों से तुम सबने एक चीज नोटिस किया होगा कि कॉमेडी फिल्म्स पहले जैसे बनने बंद से हो गए हैं। पहले बॉलीवुड में लगातार कॉमेडी फिल्म्स रिलीज हो रही थी, जैसे कि हेरा फेरी, गोलमाल, फिर हेरा फेरी, गरम मसाला, हंगामा, चुप चुपके, भागम भाग और ना जाने क्या क्या। लेकिन फिर अचानक से कॉमेडी फिल्म्स काफी रेयर से हो गए। फिल्म्स जैसे कि फुकरे, मडगांव एक्सप्रेस, स्त्री फ्रेंचाइजी ने इन कॉमेडी जॉनर को जिंदा रखने की कोशिश तो की, लेकिन जब बॉलीवुड में कॉमेडी पीक पे था तो एक नाम हमेशा सामने आता था, नीरज वोरा। एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड इंसान जिनके प्रेजेंस ने बॉलीवुड में कॉमेडी जॉनर को बहुत अच्छा बूस्ट दिया। इनफैक्ट इनके आज भी लिखे या फिर डायरेक्ट किए हुए कॉमेडी फिल्म्स हम सब रिपीट पे देखते हैं। इन्होंने हेरा फेरी जैसी मूवी को एडिट और डबिंग से फनी बनाया था। इन्होंने फिल्म्स जैसे कि फिर हेरा फेरी डायरेक्ट की, भागम भाग, गोलमाल जैसी कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवीज इन्होंने ही लिखी। लेकिन सैड बात यह है कि इनके बारे में ज्यादा बातें नहीं होती। नीरज वोरा साहब के बारे में जिनको नहीं पता, उन्होंने सारी मेजर पिक्चरें लिखी है। He was a legend. लेकिन आज मैं योगी बात करूंगा अबाउट द लेजेंडरी नीरज वोरा, द मैन बिहाइंड द फनीएस्ट मूवी एवर। तो वीडियो शुरू से पहले तुम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियोस हम तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। तार शनाई को पॉपुलर करने वाले पंडित विनायक राय नानालाल वोरा के घर 22 जनवरी 1963 को पैदा हुए उनके बेटे, जिनका नाम उन्होंने रखा नीरज वोरा। पंडित विनायक राय नानालाल वोरा तार शनाई प्लेयर थे, जिन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिक म्यूजिक में एज अ सोलो इंस्ट्रूमेंट एस्टैब्लिश किया। उनकी वाइफ प्रमिला वोरा एक हाउसवाइफ थी और घर में किसी ने नहीं सोचा था कि छोटा सा नीरज एक बहुत बड़ा कॉमेडी स्क्रिप्ट राइटर बनेगा। अब नीरज पैदा गुजरात के भुज सिटी में हुए थे, लेकिन उनके फादर आर्ट के प्रोफेशन में थे और आर्ट को अपॉर्चुनिटी सपनों की नगरी में ही मिल सकती है, इसीलिए पूरा परिवार मुंबई के सांता क्रूज में शिफ्ट हो गया। नीरज जी का पूरा बचपन वहीं गुजरा और उनका एडमिशन एमएम पीपल्स ओन स्कूल में करवाया गया। ये वही स्कूल है जहां सेलेब्स जैसे कि फाल्गुनी पाठक, टीना मुनीम और किंजल बख्शी जैसे सेलेब्स जाते थे और कहा जाता है कि इनके दोस्त भी थे। अब नीरज जी की फैमिली का फिल्मों से कुछ ज्यादा रिश्ता नहीं था। इनफैक्ट घर पे ना रेडियो था ना टीवी था, इवन दो टीवी उस वक्त इतना पॉपुलर नहीं था और फिल्मी म्यूजिक सुनने के लिए भी घर में इतनी आजादी नहीं थी। घर पे क्लासिक म्यूजिक का माहौल था और उनके पिताजी पंडित विनायक राय वोरा थिएटर से जुड़ चुके थे, जिसकी वजह से घर में बड़े बड़े थिएटर आर्टिस्ट एंड डायरेक्टर्स आते रहते थे और इन्हीं के बीच यंग नीरज ऐसे घुल मिल गए कि उन्हें भी इस आर्ट में काफी इंटरेस्ट आने लगा और वो खुद आईने में देख के खुद को एक्टिंग की प्रैक्टिस करने लगे। एंड डिस्पाइट घर में फिल्मी म्यूजिक सुनना अलाउड नहीं था, कहा जाता है कि नीरज जी की मॉम चोरी से अपने बेटे को फिल्म्स दिखाने ले जाती थी, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाते थे। जहां एक तरफ उनके फादर क्लासिक म्यूजिक सिखा रहे थे, नीरज अपने दोस्तों के बीच में हारमोनियम पे बॉलीवुड के म्यूजिक बजा पाते थे, जिसकी वजह से वो अपने स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। अब 6 साल की उम्र में इन्हें फिल्म्स में इंटरेस्ट तो आ गया, जिसे कहा जाता है कि इनके फादर ने 13 साल की उम्र में डिस्कवर किया और सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि उन्होंने इस पैशन को अपोज नहीं किया, इनफैक्ट सपोर्ट किया। और अब इसे किस्मत कहे या कुछ और, लेकिन स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही वो मिठी भाई कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहां उनके दोस्त बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बने, जैसे कि आमिर खान, आशुतोष गोवारिकर, मकरान देशपांडे और दीपक तिजोरी। और इन सब का एक ही पैशन था, थिएटर्स या फिल्म। वो कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब ये सारे दोस्त मिलके रमेश बहल, पार्थो घोष, अजीज मिर्जा जैसे कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स के चक्कर काटने लगे काम के लिए, लेकिन कुछ ज्यादा सक्सेस इन्हें मिलता दिखा नहीं। बट येट जहां एक तरफ इनके दोस्त लेक्चर्स वगैरह अटेंड कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नीरज राइटिंग, एक्टिंग एंड थिएटर फेस्टिवल के प्लेस डायरेक्ट कर रहे थे और वहीं पे वो ज्यादा फोकस्ड रहे। इनफैक्ट उनके थिएटर जर्नी में उन्होंने काफी गुजराती प्लेस लिखे, जहां उनका सबसे फेमस प्ले था अफलातून, जिसे काफी फिल्मी लोगों ने नोटिस किया और यही इनका पहला रास्ता बना म्यूजिक फैमिली से सीधा बॉलीवुड में एंट्री की। 1986 में नीरज और उनके थिएटर ग्रुप को एक टीवी सीरियल मिला जिसका नाम था छोटी बड़ी बातें। 1989 में अजीज मिर्जा और कुंदन शाह ने नीरज वोरा को सर्कस में रोल दिया। ये वही सीरियल है जिसमें शाहरुख खान थे। आशुतोष गोवारिकर ने फिर एक प्ले किया नीरज वोरा के साथ और उस दिन ऑडियंस में थे फिल्म डायरेक्टर केतन मेहता। प्ले खत्म होते ही वो दोनों से आके मिले और उन्होंने अपनी फिल्म में दोनों को रोल ऑफर किया। फिल्म थी 1984 की होली। ये फिल्म नीरज वोरा और आशुतोष गोवारिकर के साथ साथ आमिर खान की भी पहली फिल्म बनी और फिल्म में नसरुद्दीन शाह, डॉक्टर श्रीराम लगू, ओम पुरी, परेश रावल, अमोल गुप्ता जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इसमें थे। लेकिन फिर नीरज और आशुतोष गोवारिकर जी को रियलाइज हुआ कि यार छोटी मोटी एंट्री से ज्यादा बात बनेगी नहीं, क्योंकि उन्हें
पता था इंडस्ट्री में उन्हें बहुत टाइपकास्ट किया जाएगा, क्योंकि फिल्म में दोनों का कोई मेजर रोल भी नहीं था, जिससे ना इतनी इज्जत मिलेगी ना पैसा, उल्टा एक्टर्स पे जूनियर आर्टिस्ट का एक टैग लग जाएगा। इसलिए उन्होंने फिर से थिएटर्स करने का ही सोचा। लेकिन कहानी में फिर एक ऐसा यू टर्न आया जिसने नीरज वोरा और आशुतोष गोवारिकर जी की जिंदगी बदल दी। पर जहाँ एक तरफ फिल्म्स के सेट को मैनेज करना काफी मुश्किल पड़ जाता है, वहीं दूसरी तरफ बिजनेस ओनर्स के लिए भी मैनेजमेंट काफी मुश्किल हो जाता है। स्पेशली अगर तुम एक रेस्टोरेंट ओनर हो या फिर एक स्टोर ओनर हो जो वेरियस गुड्स को बेचता है, जहाँ सेल्स मैनेज करना, इन्वेंटरी को ट्रैक करना और वेरियस चीजें हैंडल करना काफी मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन मेरे पास एक सोल्यूशन है, ओडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है, जिसके पॉइंट ऑफ सेल फीचर के बारे में आज हम बात करेंगे। या सपोज तुम एक फैशन रिटेलर हो जहां तुम्हारे लिए ऑर्डर्स को मैनेज करने से लेके इन्वेंटरी को ट्रैक करने से लेके स्टाफ के शेड्यूल को मैनेज करना ओडू के पॉइंट ऑफ सेल फीचर्स से करना काफी इजी है, जहां तुम अपने ऑफलाइन रिटेल बिजनेस को इजीली मैनेज कर सकते हो, जहां ओडू के पॉइंट ऑफ सेल से इन्वेंटरी को तुम रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हो ताकि स्टॉक ना खत्म हो जाए एंड उन्हें कब रीऑर्डर करना है। साथ में तुम अपने हर एम्प्लॉयज के शिफ्ट एंड वर्क आवर्स को भी इस सॉफ्टवेयर पे ट्रैक कर सकते हो। साथ में ओडू पे तुम अपने पास्ट एक्टिविटीज जैसे कि सेल, कस्टमर को भी ट्रैक कर सकते हो, कैशियर के अकाउंट को भी मैनेज कर सकते हो और उसे सिक्योर भी कर सकते हो विद बैजेस। साथ में कियोस्क या फिर स्मार्टफोन की मदद से कस्टमर्स ऑर्डर से लेके पेमेंट मैनेज कर सकते हैं सेल्फ सर्विस। ओडू की मदद से जो काम कियोस्क होता है वो काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा, जिसके बाद तुम अपने बिजनेस पे काफी बेटर फोकस कर पाओगे। वहीं साथ में अगर तुम एक रेस्टोरेंट ओनर हो तो ओडू इस बिजनेस को भी मैनेज करने में मदद करता है, जहां तुम टेबल मैनेजमेंट से लेके ऑर्डर प्लेसमेंट को इस सॉफ्टवेयर पे कर सकते हो। पॉइंट ऑफ सेल के जरिए अपने किचन या फिर बार के साथ तुम कनेक्टेड रह पाओगे। बिल पेमेंट से लेके बिल स्प्लिट करने तक की फीचर इसमें अवेलेबल है एंड टिप्स कलेक्ट करना भी यहाँ बहुत ही सिंप्लीफाइड है। मेन्यू मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट सब ऑप्शन अवेलेबल है इसमें, और तुम ऑनलाइन डिलीवरी एप्स जैसे कि स्विगी या फिर जोमैटो के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए थ्रू ओडू एंड सेल्फ सर्विस फीचर की मदद से कस्टमर्स ऑर्डर खुद भी प्लेस कर पाएंगे और पेमेंट भी ऑल विद देयर स्मार्टफोन। ये सारे फीचर्स तुम्हें मिल जाएंगे ओडू के पॉइंट ऑफ सेल ऐप में। और ओडू की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ओडू पे तुम्हारा पहला ऐप एकदम फ्री है विद अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू चेक आउट ओडू नाउ। अब फिल्मों में कोई मेजर रोल तो मिल नहीं रहा था, तो ये दोनों थिएटर्स में फिर से आ गए। लेकिन फिर आशुतोष गोवारिकर जी ने कहा कि हम खुद लिख लेंगे और खुद अपनी फिल्म बनाएंगे, जिसे सुनते ही दीपक तिजोरी जी ने कहा, हाँ मुझे हीरो बनना है, तुम फिल्म बनाओ। तो नीरज जी ने अपनी कलम उठाई और अपनी जिंदगी की पहली फिल्म लिखी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया आशुतोष गोवारिकर ने। फिल्म के लीड में थे दीपक तिजोरी। फिल्म थी पहला नशा, जो रिलीज हुई 1993 में। ये एक ऐसी लौती फिल्म है जिसमें शाहरुख खान, आमिर खान और सैफ अली खान एक ही फ्रेम में थे। अब इस फिल्म का म्यूजिक काफी ज्यादा ही पॉपुलर हुआ, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्ट कर रहे थे खुद नीरज वोरा और उनके भाई उतंक वोरा। लेकिन ये फिल्म पुअर राइटिंग की वजह से फ्लॉप हो गई। क्रिटिक्स ने काफी नेगेटिव रिव्यू दिया इस फिल्म को, और फिर पता चला कि ये फिल्म 1984 की फिल्म बॉडी डबल का रीमेक था। अब पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद लोग यूजुअली गिव अप कर देते हैं, लेकिन नीरज जी अपने थिएटर आर्टिस्ट दोस्त नौशील मेहता, आशुतोष गोवारिकर और संतोष सरोज के साथ लिखते हैं बाजी, जिसे आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया विद आमिर खान एज द लीड। लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप गई। इनफैक्ट क्रिटिक्स ने कहा कि ये फिल्म तो डाई हार्ड बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सेट पे एक काफी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में नीरज जी ने एक कॉमेडी सीन लिखा था, और एक दिन फिल्म के सेट पे आए राम गोपाल वर्मा, जो आमिर खान से मिलने आते रहते थे अपनी अगली फिल्म के लिए, और उन्होंने नीरज वोरा जी को वो कॉमेडी सीन पढ़ते हुए सुना और उनको नीरज जी की कॉमिक राइटिंग का स्टाइल काफी ज्यादा ही पसंद आया। तो उन्होंने नीरज जी से पूछा, आप मेरी फिल्म में डायलॉग्स लिखोगे? नीरज जी ने तुरंत हाँ कह दिया और फिल्म रंगीला के लिए उन्होंने डायलॉग्स लिखे। अब राम गोपाल वर्मा जी को सेट पे हमेशा उनके राइटर्स चाहिए होते थे, क्योंकि वो तेलुगु लैंग्वेज से आते थे और उनकी हिंदी तब इतनी पॉलिश नहीं थी, और साथ में कुछ इम्प्रोवाइजेशन भी अगर करना हो तो उसे तुरंत लिखा जा सके और लैंग्वेज समझने में उन्हें काफी ईज हो। फिल्म दौड़ के सेट पे एक इंसिडेंट हुआ जहां एक बुजुर्ग एक्टर की जरूरत थी, लेकिन एक्टर सेट पे आ नहीं सके क्योंकि वो बीमार हो गए, और शूट का लास्ट डे था। मर्ड आइलैंड पे सेट लगा था और शूट जल्दी से फिनिश करना था। तो राम गोपाल वर्मा ने नीरज जी से कहा, आप ही कर लो ना ये सीन। नीरज जी ने जल्दी से अपना गेटअप बदला और एक बार बस डायलॉग पढ़ा और उन्होंने ये सीन दिया।
इनके पिताजी जो बहुत बड़े शिकारी थे, मैं जानता हूँ। ये सीन लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद आया इस फिल्म में और इसके बाद फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में चली गई और नीरज जी अकेले हम अकेले तुम में मूलचंद का रोल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जोश का भी वो स्क्रीन प्ले लिख रहे थे और दोनों फिल्म बाय द वे हिट गई। फिर अचानक से उन्हें एक दिन प्रियदर्शन और अनिल कपूर का सुबह सुबह 4:30 बजे कॉल आया। दोनों ने नीरज जी से रिक्वेस्ट की कि उनकी फिल्म विरासत में एक रोल कर ले। अब उस वक्त नीरज जी मेला लिख रहे थे और वो सेट पे बिजी थे। उनका आना काफी मुश्किल था, लेकिन आमिर खान और धर्मेश दर्शन ने नीरज जी को ये रोल करने के लिए सेट से जाने की परमिशन दे दी। अब विरासत में नीरज जी का कोई बड़ा रोल नहीं था, ना ही उन्होंने इस फिल्म को लिखा था, येट उनकी और प्रियदर्शन के बीच में एक काफी अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई और विरासत के सेट पे ही प्रियदर्शन ने कह दिया अगली फिल्म मैं आपसे ही लिखवाऊंगा। और किसी ने नहीं सोचा था कि ये ट्यूनिंग आगे जाके क्या धमाका करने वाली है। विरासत के बाद नीरज जी ने सत्या, मस्त मन, हेलो ब्रदर्स, बादशाह, पुकार, धड़कन, हर दिल जो प्यार करेगा और जंग जैसी फिल्मों में छोटे बड़े कैरेक्टर्स किए। अब ये कैरेक्टर्स में कुछ यूनिकनेस देखने मिला लोगों को। ऑडियंस को उनके एक्सप्रेशंस, उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगी और उनके प्ले किए हुए कैरेक्टर्स काफी आइकॉनिक भी बन गए। मिश्रा जी इसको टॉप का सिंगर बनाना चाहते थे। अब नीरज जी को जोश के लिए बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्टर का नॉमिनेशन मिला और ये देख के प्रियदर्शन जी को अपना प्रॉमिस याद आया और उन्होंने नीरज जी को अपनी अगली फिल्म लिखने को कहा। ये फिल्म मलयाली फिल्म रामजी राव स्पीकिंग का रीमेक था जो खुद हॉलीवुड फिल्म सी द मैन रन से इंस्पायर्ड था। येट नीरज जी ने एक ऐसी फिल्म लिखी जो इतिहास की सबसे फनी फिल्म बन गई। फिल्म का नाम है हेरा फेरी। बाबू भैया राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। जहाँ कहा जाता है कि ओरिजिनल फिल्म की तरह हेरा फेरी भी काफी सीरियस फिल्म थी, लेकिन नीरज जी ने फिल्म में ऐसी कॉमेडी ट्विस्ट डाली, ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स लिखे जो आज भी लेजेंडरी है। इनफैक्ट फिल्म के काफी लाइंस को उन्होंने सेट पे इम्प्रोवाइज किया और तो और फिल्म के प्रोड्यूसर ने एक इंटरव्यू में कहा कि फिल्म काफी ज्यादा ही सीरियस टोन में थी, जिसे पोस्ट प्रोडक्शन के वक्त नीरज जी ने डबिंग और एडिटिंग से टोन डाउन किया और इस मूवी को काफी फनी बनाया। The entire credit, I would say 101% for the final product of Hera Fairy should go only to Mr. नीरज वोरा, अक्षय जी and परेश। जिसके बारे में हमने बात किया है व्हाट हैपेंड टू प्रियदर्शन वीडियो में, वो भी तुम जाके जरूर देखना। शायद से ये कहना सही रहेगा कि हेरा फेरी नीरज वोरा जी की राइटिंग के कमाल की वजह से ऐसे हिट गई कि 7 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 21 करोड़ का बिजनेस किया और इस फिल्म को लेजेंड 2 जनरेशन से देखा जा रहा है और आज भी ये फिल्म उतनी ही फनी है जितनी तब थी। इस फिल्म के लिए परेश रावल जी को बेस्ट कॉमिक एक्टर का अवार्ड मिला, नीरज जी को बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर और बेस्ट डायलॉग राइटर का अवार्ड मिला और नीरज वोरा जी का नाम बेस्ट कॉमेडी राइटर के लिए इंडस्ट्री में फेमस हो गया। अब फिर हेरा फेरी को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट नहीं किया क्योंकि कहा जाता है कि उनकी और फिरोज नाडेवाले के बीच में काफी डिफरेंसेस आ गए। इनफैक्ट फिल्म को सतीश कौशिक जी डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन उनके डेट्स काफी ज्यादा क्लैश कर रहे थे, तो फिर फिरोज नाडेवाला ने उस आदमी को डायरेक्टर चेयर पे बैठाया जो उनके काफी अच्छे दोस्त है और जिस आदमी की राइटिंग ने हेरा फेरी को फनी बनाया और नीरज वोरा जी ने डायरेक्ट की फिर हेरा फेरी। 18 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 70 करोड़ का बिजनेस किया और ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन गई। पेली से नागिन निकाली, मुन्ना पे डोला लगला। अब नीरज वोरा और प्रियदर्शन के बीच एक अलग ट्यूनिंग थी, जिसके बाद प्रियदर्शन के लिए नीरज जी ने फिल्म गरम मसाला के डायलॉग्स लिखे। ये फिल्म अपने कॉमिक लाइंस के लिए आज भी उतनी ही पॉपुलर है। एक काम करना, एक अच्छा सा कमरा दे देना। अच्छा सा माने खरीदने का। हंगामा के डायलॉग्स लिखे जिसका हर एक डायलॉग आज भी फनी है। हलचल का स्क्रीन प्ले लिखा। कौन है बे? तेरी अम्मा ने भूत की मेहंदी रचाई थी ना, वही भूत हूं मैं। चुप चुप के डायलॉग्स लिखे, भागम भाग का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखा, भूल भुलैया का पूरा स्क्रीन प्ले लिखा और आज भी ये फिल्म्स आइकॉनिक है। वहीं शहर के दूसरी तरफ रोहित शेट्टी इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी फिल्म ज्यादा चल नहीं रही थी अनटिल वो नीरज वोरा जी से मिले, जिन्होंने उन्हें गोलमाल की स्क्रिप्ट दी और इस फिल्म ने रोहित शेट्टी के करियर को बचा लिया। गोलमाल वन ऑफ द फनीएस्ट फिल्म बन के सामने आई, जिसका पूरा क्रेडिट खुद रोहित शेट्टी ने नीरज वोरा को दिया। आई थिंक ही इज वन ऑफ द फैबुलस राइटर्स वी हैव इन कॉमेडी। आई एग्री विद यू। बहुत जो जितना जो समझ उनको है कॉमेडी की एज आई थिंक किसी को नहीं है। द क्रेडिट ऑफ गोलमाल और द गोलमाल सीरीज विल ऑलवेज गो टू नीरज वोरा। आज भी हम अगर नीरज वोरा जी की फिल्मोग्राफी उठा के देखें तो उनके हाथ में कल्ट क्लासिक मूवीज है, हंगामा, हलचल, चुप चुप के, भूल भुलैया, गोलमाल और ना जाने क्या क्या। उन्होंने आगे जाके डायरेक्शन भी करने की कोशिश की, जहां शॉर्टकट उन्होंने डायरेक्ट की, लेकिन ये फिल्म उन्होंने लिखा नहीं था, जिसकी वजह से फिल्म फ्लॉप गई। फिल्म रन भोला रन बनाने की कोशिश की, लेकिन ये फिल्म इंटरनल इश्यूज की वजह से ऐसी गुजरी कि ये फिल्म कैंसिल हो गई, जिसका रीजन गोविंदा को कहा जाता है, जिसके बारे में हमने व्हाट हैपेंड गोविंदा में बात किया है। वो वीडियो भी तुम जाके जरूर देखना।
अपने करियर में नीरज वोरा जी ने 5 फिल्म्स डायरेक्ट की, जिसमें से फिर हेरा फेरी ब्लॉकबस्टर गई। 31 फिल्म्स में उन्होंने एक्टिंग की, जिसमें से मेजर रोल उनके कॉमिक्स थे। 29 फिल्म्स में उन्होंने डायलॉग्स लिखे, स्क्रीन प्ले लिखे और स्टोरीज लिखी। 31 साल तक उन्होंने अपना इंडस्ट्री में योगदान दिया। लेकिन पर्सनल लाइफ में नीरज वोरा जी को काफी डार्कनेस देखने को मिला। 2004 में उनकी वाइफ की डेथ हो गई, जिसके बाद वो काफी अकेले ही रहते थे। शायद इसी ट्रेजेडी में उन्होंने कॉमेडी ढूंढी अपने दुख को छुपाने के लिए, और वो मोस्टली अपने मदर के साथ ही रहते थे। लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद नीरज जी ने एक्टिंग एंड राइटिंग छोड़ दी। लेकिन क्यों? 2010 के बाद नीरज जी ने खट्टा मीठा, बिन बुलाए बाराती, बोल बच्चन, फटा पोस्टर, निकला हीरो, वेलकम बैक जैसी कुछ फिल्मों में काम किया, पर राइटिंग उन्होंने कम कर दिया। और 2014 में अनफॉर्चुनेटली उनकी मदर की डेथ हो गई। शायद यही रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने अपने पेन को नीचे रख दिया। उन्होंने फिल्म कमाल, धमाल, माला माल और रन भोला रन में एक्टिंग भी की और रन भोला रन डायरेक्ट भी की। लेकिन सुनने में आया कि रन भोला रन के सेट पे गोविंदा जी ने नीरज जी को थप्पड़ मार दिया था, जिसे बाद में दोनों ने डिनाई किया। अब फिरोज नाडियावाला ने प्लान किया कि वो हेरा फेरी 3 बनाएंगे, क्योंकि 2006 में फिर हेरा फेरी रिलीज हुई थी और जनता इस फिल्म का अगला पार्ट डिमांड कर रही थी और नीरज जी इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर 2016 में नीरज जी को एक मेजर हार्ट अटैक आया और साथ में ब्रेन स्ट्रोक। उन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स में ले जाया गया और डॉक्टर ने कह दिया कि इनका बचना मुश्किल है। फिरोज नाडियावाला नीरज जी के सबसे ज्यादा करीब थे। उन्होंने अर्जेंट एयर एम्बुलेंस अरेंज करवा के नीरज जी को दिल्ली से मुंबई शिफ्ट करवाया और फिर अचानक से खबर आई कि नीरज जी कोमा में चले गए हैं। उनके सारे कोलीग्स, दोस्त उनसे सब मिलने आए, लेकिन नीरज जी अनरिस्पॉन्सिव थे। कुछ महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद फिरोज नाडियावाला ने नीरज जी को अपने घर बरकत विला में शिफ्ट किया। उन्होंने अपने कमरे को आईसीयू में कन्वर्ट किया, जहां नीरज जी का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स, नर्सेस, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, वार्ड बॉय 24 घंटे साथ में रहते थे उनकी देखभाल के लिए। नीरज जी को हनुमान चालीसा सुनाया जाता था। उनके फादर तार शहनाई बजाते थे तो उनके लिए तार शहनाई की धुन बजाएगी। उनके पुराने फिल्म्स के डीवीडी प्ले किए गए जिसके डायलॉग्स उन्हें सुनाए गए ताकि वो कोमा से बाहर आ जाए। और कहा जाता है कि नीरज जी धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करने लगे। इनफैक्ट वो अपने पलके झपकाने लगे और सबको लगने लगा कि वो ठीक होने वाले हैं। लेकिन 13 महीने कोमा में रहने के बाद 2017 के दिसंबर की रात को नीरज जी की तबीयत खराब होने लगी। उसी रात उन्हें मुंबई के क्रिटिक केयर हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन फिर सुबह 4 बजे नीरज वोरा पास हो गए। फिरोज नाडियावाला ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने एक भाई और एक दोस्त को खो दिया है। बड़े बड़े फिल्मी सितारों से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनके गुजरने पे उन्हें याद किया। बहुत कम ही लोग हैं जो नीरज वोरा जी का नाम जानते हैं, लेकिन उनका काम हर कोई जानता है। आज भी उनके फिल्म्स मीम के फॉर्म में इंटरनेट पे फेमस है। उनके लिखे हुए हर एक लाइन लोगों को रटे हुए हैं कि वो जो भी डायलॉग्स लिखते थे वो हमेशा रिलेटेबल होते थे और लोगों से कनेक्ट कर पाते थे। यही क्वालिटी थी उनकी राइटिंग की। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस इंसान ने सारी दुनिया को हंसाया वो खुद अपने आखिरी दिनों में दर्द में थे। लेकिन फिरोज नाडियावाला से एक सच्चे दोस्त की वजह से वो अपनी आखिरी पलों में अकेले नहीं थे। एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। फिरोज नाडियावाला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सेट पे हमेशा मौजूद रहते थे। वो राजू और बाबूराव के डायलॉग्स खुद बोल के खुद परफॉर्म करके दिखाते थे और फिर अक्षय कुमार और परेश रावल उन डायलॉग्स, उन परफॉर्मेंस को रिक्रिएट करते थे। नीरज जी के पेरेंट्स ने उन्हें कभी फोर्स नहीं किया उन्हें क्लासिक म्यूजिक सीखने के लिए। उन्होंने उन्हें खुली छूट दी और उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अलग ही कर दिखाया। उन्होंने जितनी कॉमेडी फिल्म्स दी जैसे कि हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, हंगामा, गोलमाल, भूल भुलैया, गरम मसाला, चुप चुप के, भागम भाग, ऐसे हिट रही कि 2 डेकेड के बाद भी ये फिल्म आज भी उतनी ही फ्रेश लगती है जितनी रिलीज के टाइम पे थी। विच शोज कि वो कितने टैलेंटेड राइटर थे। उन्होंने हाँ माना कि प्रियदर्शन के साथ साउथ की फिल्मों का रीमेक ही बनाया, लेकिन ये नीरज जी की राइटिंग का कमाल था कि उन्होंने इस फिल्म को ऐसा यूनिक बना दिया कि आज भी ये फिल्म अपनी अलग पहचान की वजह से जानी जाती है। गोलमाल और भूल भुलैया इन्होंने ऐसी लिखी कि ये फ्रेंचाइजी बन गई। इनफैक्ट जिस दिन नीरज जी ने अपनी कलम को नीचे रखा उस दिन से इंडस्ट्री कॉमेडी मूवीज देने के लिए काफी स्ट्रगल करने लगी, क्योंकि उसमें वो नीरज फैक्टर नहीं था। नीरज जी को गुजरे हुए ऑलमोस्ट 7 साल हो चुके हैं और उनके जाने के बाद इंडस्ट्री में उनकी कमी तो जरूर नजर आ रही है सबको। शायद उसी वजह से रोहित शेट्टी, प्रियदर्शन कॉमिक फिल्म्स बनाने में बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, कॉमेडी इज टफर देन ट्रेजेडी। फिल्म में चाहे कितने भी पैसे लगा दो, चाहे उसमें कितने भी बड़े स्टार्स डाल दो, कितनी भी उसकी मार्केटिंग कर दो, अगर वो फिल्म वेल रिटन नहीं है तो जनता उसे भूल जाएगी, शायद उसे भाव भी नहीं देगी। लेजेंडरी राइटर्स जैसे कि सलीम जावेद, कादर खान, नीरज वोरा कुछ ऐसे लेजेंड्स हैं जिनका काम अमर है और हमेशा अमर रहेगा। फिल्म सुपर बॉय ऑफ मालेगांव का एक डायलॉग है, राइटर बाप होता है, और ये बात 100% सच है।
तो तुम्हें वीडियो कैसी लगी वेल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वेल अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो जरूर करना। हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।